आस्था विश्वास का विषय है। हर गुनाह हर पाप माफ किया जा सकता है, किंतु आस्था से जब खिलवाड़ होता है तो वो माफ करने के लायक नहीं है। करोड़ों हिंदुओं बहन भाइयों की आस्था से ये खिलवाड़ हुआ है और पाप गुनाह है। इस गुनाह की सजा जितनी दी जाए उतनी कम है। आचार्य शैलेश जी ने जो आरोप लगाया, जिसका जवाब देने के लिए आपने मुझसे कहा है, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, अगर वो गुनाह करता है तो वो धर्म का नहीं है, वो पापी है। वो पापी है, उसको उसके पाप की सजा मिलनी चाहिए। अगर हम यूं कहें कि वो सिर्फ क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन होने के नाते वो वहां क्यों है? क्यों है भाई? आपके आपके चर्च में हम नहीं जा सकते। मैं जवाब दे बंद करके मेरी सुन लेंगे, मंदिर में आप मेरी सुन लेंगे, मेरी सुन लेंगे। एक मिनट, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जो आपकी आस्था। एक बार फादर को बोलने दीजिए, फिर साध्वी जी मुझे पता है अभी तक आपके पास नहीं। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही कि आप आपके आस्था से खिलवाड़ हो। आप अपनी बात रखिए, आप फादर दास अपनी बात पूरी कीजिए। जिस धर्म की आस्था ठीक है, साध्वी जी आएंगे, आपका समय आएगा, बोलिए ना। क्या देर से वेट कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मैं तो बिल्कुल आप ही की बात बोल रहा हूं, मैं आप ही की बात कह रहा हूं कि गुनाह है, पाप है, आस्था से खिलवाड़ है, और अगर खिलवाड़ है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसकी सजा मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। बात कह रहे हैं साध्वी, मैं तो आप ही के साथ की बात कह रहा हूं। साध्वी सरस, मैं आपके अलग कब कह रहा हूं? अगर वहां किसी ने गुनाह किया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ना आपने उसे स्थापित किया, ना मैंने स्थापित किया। और अगर जगन मोहन रेड्डी की बात की जाती है, मैडम सुन लीजिए, साध्वी जी सुन लीजिए, अगर जगन मोहन रेड्डी जी की अगर वहां पर की गई है, तो जगन मोहन रेड्डी 2016 में हरिद्वार में दीक्षा ग्रहण की थी। आपको इसलिए बिठाया जाता है ताकि आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर सके, आपको समझ नहीं आएगी, कर सके, आप हमारी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ खिलवाड़ कर सके, इसलिए आपकी पसंदीदा सरकार चुनकर आपको वहां बैठाती है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हमें किसी चर्च में बैठा दीजिए, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमें किसी मस्जिद में बैठा दीजिए। किसने कहा कि आपको मंदिर में बैठा दीजिए? हमें किसी ने कहा नहीं। हमारा तो सौहार्द है, जितना रिस्पेक्ट, जितना इज्जत हम देते हैं, शायद ही कोई देता हो। जिस धर्म के विषय में आप जानते नहीं, जिस धर्म की आध्यात्मिक शक्तियों का आपको परिचय नहीं, फादर इस बात को समझना पड़ेगा कि जब चर्च में जाते जब हैं, बोलने का मौका नहीं देंगे तो बोलूंगा कैसे? नहीं, धर्मा रेड्डी क्रिश्चियन है तो वह तिरुपति टीटीडी का चेयरमैन क्यों बनता है? क्यों वहां चेयरमैन बनाया गया? अच्छा, मैं इस पर पिन पॉइंट, फादर आपको यह लगता है कि उनको चेयरमैन बनाया जाना ठीक है या नहीं बनाया जाना चाहिए था? एक लाइन में सवाल। मुझे नहीं मालूम कि वहां कौन चेयरमैन था, कौन वो नहीं बता तो रहे हैं, पर मैं बता रहा हूं, मैंने जो अध्ययन किया उसके विषय बताता हूं कि जो सरकार में चीफ मिनिस्टर होता है, वहां कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, वो उस जगह का चेयरमैन होता है। और उससे होने के लिए जगन मोहन रेड्डी वहां के चेयरमैन थे। जगन मोहन रेड्डी चेयरमैन थे। और जगन मोहन रेड्डी 2016 में हरिद्वार में उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी और महंत स्वरूपानंद सरस्वती जी ने, और हिंदू बन गए। नहीं तो कैसे बनते हिंदू? कैसे बनते हिंदू? मैं फिर अगर कैसे बनते हैं हिंदू? नहीं, कैसे बनते हिंदू? हिंदू कैसे बनते हैं? जगन मोहन रेड्डी हिंदू है? नहीं, कैसे बनते हैं? 2016 में उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी और ऋषिकेश में जाकर के उन्होंने गंगा पूजा की और वहां पर लंगर खिलाया। कैसे बनते हैं हिंदू? हिंदू हो गया? नहीं, ऐसे नहीं बनते। क्या बात कर रहे हैं? आज अगर मैं यहाँ पर ईसाई बना देता हूँ, किसी का धर्म हिंदू ईसाई होगा, हिंदू कैसे बनते हैं? आप बता दीजिए। अभी यहाँ पर धर्म तय करने के लिए तो बैठे नहीं है। नहीं, मैं तो धर्म तय करने के लिए तो बैठे नहीं है। आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर वो कह रहे हैं ठीक है, पहले अमन जी आप बोलिए, फिर मान जी आपके पास। वही बात कर रहा हूं कि गलत हुआ है, आस्था से खिलवाड़ हुआ है। हमारे बहन भाइयों की आस्था से खिलवाड़ है ये, और खिलवाड़ है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और भयंकर सजा मिलनी चाहिए। नहीं फादर, मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आप जगन मोहन रेड्डी को क्रिश्चियन नहीं मानते?
आप उसे पूरी तरह से बहिष्कृत करते हैं? बिल्कुल मानता हूं कि वो क्रिश्चियन नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या वो इंसान होने योग्य भी नहीं है? इंसान भी होना योग्य नहीं है अगर वो उसने ऐसा कर्तव्य गलत बोल रहे किया। हो आप। फिर वो नहीं, अगर मैं कह रहा हूं इंसान होने भी नहीं है तो आप कह दो कहां वो इंसान है, आप कह दीजिए वो इंसान है। मैं तो कह रहा हूं नहीं है इंसान। आप हिंदू हो? नहीं, मैं जो कह रहा हूं आप मेरी आप बात का हिंदू हो? जवाब नहीं हो ना? दीजिए। हिंदू तो आप हैं, हम हिंदू हैं। तो मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। लेकिन आप संत जी ने मेरे से पूछा क्या आप मानते हैं? मैं वही तो कह रहा हूं। मोटे तौर आप पर पता नहीं फादर कौन सी ने गलत दिशा में जा रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी की खिलाफत ही वो कर रहे हैं। वो यही मैं कह रहे हैं। खिलाफत वो ये नहीं कह रहे कि जगनमोहन रेड्डी ने ठीक नहीं कर लिया। जो हुआ है वो उमेश गलत हुआ है उमेश और जो जिम्मेदार है उस फांसी पर होना कार्रवाई चाहिए होनी ना? चाहिए। वो ये बात फांसी कह रहे होना हैं। चाहिए। सुनिए तो उनको। देखिए इस कृत्य की भयंकर सजा होनी चाहिए। बड़ा अच्छा उमेश डिबेट पुरी जी। है। डिबेट पर हम लोग वहीं आते हैं कि विषय ये है कि हिंदुओं की आस्था के साथ आघात हुआ। हम सब जानते हैं जगनमोहन रेड्डी का इतिहास क्या रहा है। क्रिश्चियंस कम्युनिटी से वो आते थे। अभी दास जी ने बोला कि उन्होंने अपना धर्मांतरण कराया, अभी मुक्तेश्वर अंध के वो उसमें गए, जो भी हुआ, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण अपने पास तथ्यों में अभी है नहीं कि वो है ऐसे प्रक्रिया हुई थी। लेकिन मैं केवल इतनी एक बात बोलना चाहता हूं, यहां पर हिंदू लोग भी बैठे हुए हैं और हिंदू लोग भी सुन रहे होंगे। पहली बात तो भारत सरकार के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन पर उस राज्य की सरकार का नियंत्रण क्यों होता है? वो जो मंदिर होता है वहां के मठाधीश, वहां के महंत, वहां के पुजारियों के नियंत्रण में होना चाहिए। बड़े बड़े मंदिर सरकार के नियंत्रण में क्यों हैं? फिर सरकार नियंत्रण में रखती है, वहां के बोर्ड का कोई चेयरमैन बनाती है, फिर वहां पर घोटाला होता है। मैं तो यहां तक बोल रहा हूं कि तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर जो भोजन के अंदर यह महा अपराध हुआ है, वहां पर रहने वाले, वहां पर अपना जीवन काम करने वाले लाखों ब्राह्मणों के साथ किस प्रकार का आघात करने का काम किया। एक चीज मैं और बोलता हूं, चिंतन मनन करना चाहिए भारत के लोगों को, हिंदुओं को चिंतन मनन करना चाहिए कि हिंदुओं के साथ इसी प्रकार का आघात चलता रहेगा क्या? हम लोगों को इतना सॉफ्ट समझ रखा है क्या? नहीं, अब समय प्रतिकार करने का आ गया है। और मैं तो भारत के सभी लोगों से विनती करता हूं कि मेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से आप वाईएसआर जो उसकी पार्टी है और सरकार जो वहां की वर्तमान सरकार है, वहां पर आप मेल कीजिए, अपने विचारों का प्रकटीकरण कीजिए, मेरा और एक विरोध सवाल और प्रकट है, कीजिए। और वो साध्वी आपसे सवाल है, और सवाल यह है कि इस देश में मंदिरों को कुछ भी कह दिया जाए, इस देश में प्रसाद में मिश्रण कर दिया जाए, जिसका माना है हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कहकर चल दे, फिल्म बना दी जाए, हिंदू पर्वों पर पत्थर बरसा दिए जाए, और फिर उसके बाद कहा जाए कि भाई गड़बड़ यहीं पर है। देखिए राजेश जी, बहुत स्पष्ट एक बात है। राकेश जी, सॉरी, बहुत स्पष्ट है, ये तय हो गया था जब ये कहा गया कि हिंदू के समूल विनाश की नींव रखनी चाहिए। ये कहा गया कि हिंदू सनातन को डेंगू और मलेरिया से कंपेयर कर दिया गया। जब सनातन को HIV और एड्स से कंपेयर करके देखा गया, तभी इस षड्यंत्र की बुआनी शुरू हो गई थी और ये तय हो गया था कि कुछ लोग लगे हुए हैं जिसके लिए बाहर से भी फंडिंग होती है, जिसके लिए हमारे आध्यात्मिक केंद्रों को निशाना बनाया जाता है। जब सरकारें दूसरे स्तर की बैठती है, आज चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं तो ये खुलासा हुआ, लेकिन हो सकता था कि सरकार अगर नहीं बदलती तो सालों साल तक ये चलता रहता और ये किसी भूलवश नहीं हुआ है। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। हमारी देव प्रतिमाओं को, देव आस्था के केंद्रों को पथभ्रष्ट करने का ये षड्यंत्र है, सनातन को पथभ्रष्ट करने का ये षड्यंत्र है। उसी वक्तव्य का जिसमें ये कहा गया कि सनातन का समूल विनाश होना चाहिए, सनातन मलेरिया है, डेंगू है। नहीं, आपने ये बहुत बड़ी बात बोली है साध्वी जी, आपने ये बहुत बड़ी बात बोली है। एक छोटी टिप्पणी शैलेश जी आपकी भी, फिर मैं लैब का रुख करेंगे। ये वाकई सही बात है, क्योंकि इस तरीके की टिप्पणियां तो उधर ही से आई हैं कि कोई डेंगू बता रहा है, कोई कुष्ठ बता रहा है, कोई कह रहा है हमारा एजेंडा ही सनातन है। वो लोग भी क्रिश्चियन है और उन लोगों ने भी यह षड्यंत्र हिंदुओं के प्रति किया। हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया तमिलनाडु में, लेकिन हिंदुओं में एकता नहीं होने के कारण हिंदू सोए हुए हैं। इसके कारण आज इस तरह की घटनाएं घट रही है और आज भी हिंदू चुप है, शांत है। इसीलिए देखिए, इसका कारण और कारण केवल हिंदू ही है। इतनी बड़ी बात हो गई है, जरा सोचिए, कोई देश में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई वो गाय की चर्बी जब लगी, सुअर की चर्बी उस पे लगी हुई थी ना, 1857 में, उसी पे हुई। तो जो लोग ये सब कर रहे हैं वो सचेत हो जाए कि उनको बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बताते हैं आपको। ठीक है, में भी डूब कर तिरुपति का मामला
राकेश, ये जो टेम्परेरी लैब हमने सेटअप किया है इसमें सब कुछ मौजूद है। लड्डू जो कि आस्था का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र, जिसको लोग अर्पित करते हैं, और लेकिन अभी ग्रहण करना भी उतना ज्यादा चिंताजनक लोगों के लिए बन गया है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए क्योंकि जो घी इसमें इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए गए। इससे पहले घी की टेस्टिंग हमने की। डॉक्टर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर भाटी, एक बार लड्डू की टेस्टिंग करके भी मैं चाहूंगी अब दर्शकों को बताएं कि लड्डू की टेस्टिंग कैसे की जाती है। उसमें जो घी मौजूद होता है उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कई सारी जो चीजें हैं उसमें पाई गई है, चर्बी पाई गई है, कैसे पता चलता है? एक बार आप टेस्ट करके जरूर अपनी टीम से दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब त्योहारों का मौसम आता है उस समय ज्यादातर हमारे पास मिठाई के सैंपल आते हैं उनकी जांच करने के लिए। तो अब जैसे हम मिठाई की बात करें, अभी घी टेस्ट किया, मिठाई के लिए भी फिर वो मिठाई का सैंपल ही आएगा। यहाँ हम लड्डू की बात करें तो वो लड्डू का सैंपल आएगा। तो जैसे हमें लड्डू की जांच करनी है तो आमतौर पे जो मिठाइयों का सैंपल है उसमें जांच के लिए रिक्वेस्ट आता है कि इसमें मीठा कौन सा मिला हुआ है, क्या नेचुरल मीठा है या कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर इसके अंदर ऐड है, या फिर इसमें जो घी का इस्तेमाल किया गया है फैट, वो कोई मिलावटी फैट तो नहीं है। तो दो तरह की जांचें। तो हम लड्डू का जैसे इस तरह से बात कर रहे हैं, ये लड्डू, इसका हमने सैंपल लिया और ये सैंपल लेने के बाद बेसिक लेवल पे जैसे टेस्ट करते हैं तो हम इसको इसमें डालेंगे और उसके बाद कुछ किस तरह के रीएजेंट्स होते हैं उन रीएजेंट्स को हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि बेसिक लेवल पे पता लग जाए। कुछ तरह की कलर इंडिकेशन होती है जो एक इशारा देती है कि इसमें मिलावट है कि नहीं। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे बेसिक लेवल पे टेस्ट किया जाता है, क्योंकि कई बार आपको वहीं साइट पर जाकर टेस्ट करना पड़ता है। जब एफएसआई जाकर कई जगह पर मिठाइयों की दुकान वगैरह पे टेस्ट करती है तो वहीं जाके। तो बेसिक अभी फिलहाल हम आपको ये बेसिक जांच दिखा रहे हैं, पर इसके लिए आगे अदर एडवांस टेस्ट होता है। तो ये हम कुछ इसमें केमिकल्स मिलाते हैं जिससे पता लग सके कि बेसिक लेवल पे। तो जैसे हम आपको स्टेप्स दिखा रहे हैं, हमने इसमें लड्डू का सैंपल ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और उसके बाद इसमें कुछ केमिकल हैं जो मिलाए जाते हैं जिनके जरिए एक इशारा मिलता है कि इसमें फर्स्ट लेवल कुछ मिलावट है कि नहीं। तो हमारे इसमें अभी 2 स्टेप हो गए, हमने इसमें 2 केमिकल डाले हैं और इसके बाद अभी फिलहाल हम देखेंगे कि अच्छा, ये भी क्या पता चलता है कि अगर इसका कलर जो चेंज होता है, कौन सा कलर किस चीज का प्रतीक दिखाता है, बताता अगर है? ये ब्लू कलर होगा तो मतलब इसमें मिलावट की तरफ ये अंदेशा करेगा। अच्छा। तो अभी हमारा एक लास्ट स्टेप और है, उसको हम अच्छा, इसमें कलर केमिकल से को ये भी पता चलता है कि किस चीज की मिलावट इसमें की उसके बाद फिर फर्दर टेस्ट किया जाता है कि जैसे हम इस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें फर्दर ये जो आप देख रहे हैं एस वैल्यू, ये इशारा करता है कि किस तरह के फैट की मिलावट है खास तौर पे। तो वो आगे नेक्स्ट लेवल पे, जैसे इसका कलर ब्लू होना चाहिए था, अगर इसका कलर ब्लू होता तो पहले लेवल पे हम ये मानते कि इसमें अडल्ट्रेशन है, किसी तरह की मिलावट है, और फिर आगे इसको फर्दर और अच्छा, तो जांच ये किया लड्डू जाता जो है। आया है इसमें मिलावट नहीं है? ये वाला जो लड्डू जिसको अभी हम जांच कर रहे हैं पहले लेवल पे ये ओके है, अभी इसमें हमें लग रहा है किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। और पहले लेवल पे एक स्टार्च आपने जांच कर लिया कि कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह की मिलावट है कि नहीं और कोई फैट की मिलावट है कि नहीं, वो आपने देख लिया। पर कौन सा फैट है, अगर मिलावट है तो उसके लिए आगे एडवांस अच्छा, टेस्ट घी किया का जाता है। कैसे पता चलता है कि मिलावटी घी का उपयोग इसमें किया गया, ये कैसे पता चलता है? हाँ, तो मिलावटी घी का देखिए आमतौर पे अगर हम घी की बात करें तो घी के अंदर हम साक्षी, palm एक चीज oil और नहीं पूछ मिलाएंगे। लीजिएगा कि या ये घी कौन के सा अंदर हम केमिकल olive इस्तेमाल oil, कर रहे sunflower हैं, oil, जो refined दर्शक नहीं अगर देख रहे हैं बड़ी वहीं पर आसानी से, अंदेशा हो जाता है। चाहे हर ये oil चर्चा को तब भी किस होती है level जब पे कोई पकाया फेस्टिवल जाता होते हैं, है, घी को दीपावली आती है, बनाने होली का आती है, process है। कहीं तो वो देखिए, मिलावट वैसे वाले आप मिठाई नहीं बिक रहे हेल्थ के हैं। तो लिए एक अगर harmful है, जल्दी पर से यहाँ बता पर पाए कि जो ये चीजें आसानी से जो ज्यादा केमिकल मार्केट में controversy उपलब्ध हो, की और fish अगर है दर्शक भी और उसको इसके टेस्ट अलावा करना beef चाहें है। उसके बारे में कुछ बता पाए तो। अच्छा भाटी जी, ये सवाल यहाँ पे है कि एक किस तरीके के जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर आपने टेस्टिंग में किया, क्योंकि हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमें, वो ये जानना चाहेंगे कि कौन से केमिकल्स हैं और क्या ये वही केमिकल्स हैं जो कि अमूमन दिवाली होली पे आप कहते हैं टेस्टिंग बड़े पैमाने पर की जाती है, उस बीच क्या यही केमिकल्स का यूज किया जाता है टेस्टिंग करने के लिए मिठाइयों का? और कोई घर में वैसे करना चाहे देखेंगे तो जनरली रैपिड टेस्टिंग के लिए घी के अंदर मिलावट है, दूध के अंदर मिलावट है, वो आप कुछ बेसिक टेस्ट से, रैपिड टेस्ट से कर सकते हैं, पर उन टेस्ट के जरिए आप बिल्कुल ऐसा प्रूफ नहीं कर सकते कि इसमें क्या मिलावट है। वो फर्दर लेबोरेटरी के अंदर कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनके जरिए आप पता अच्छा, लगा। एक और सवाल रहेगा कि अगर कोई दर्शक घर बैठा है, घी सबके घर में यूज होता है, प्रसाद सब लोग चढ़ाते हैं, घी का उपयोग हलवे में होता है, हलवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है और घी बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। ऐसे में घी की शुद्धता को अगर किसी व्यक्ति को घर में जांचना हो तो किस तरीके से, आसान तरीके से वो पहचान पाए कि हमारे घर में शुद्ध घी है? हाँ, तो इसके लिए हमारी टेक्नीशियन है, वो एक बार आपको बताएंगे कि घी का टेस्टिंग अगर हम रैपिड के लेवल पे करते हैं तो वो कैसे एक रैपिड लेवल पे जो फर्स्ट इंडिकेशन देता है, तो कि वो घर एक में बार बैठे हम पता लगा पाए कि भाई हमारे घर में जो ब्रांड हम यूज कर रहे हैं वो शुद्ध देसी घी का है। अगर नेचुरल घी होंगे तो वो जो वाटर होंगे
उसके अंदर डिप होने डिप नहीं होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पानी के अंदर वो डिप नहीं होगा। अगर नेचुरल आपका है तो वो एक इशारा करता है